नमस्कार। पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं जुलाई विजन मंथली मैगजीन का। अभी दूसरा पार्ट देखते हैं, आखिरी पार्ट है। इसमें अपन इस जुलाई महीने की पूरी विजन करंट अफेयर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आइए, तो यहाँ पे कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज दी गई है, उनको देख लेते हैं क्योंकि इनसे बार बार सवाल आते ही रहते हैं। सबसे पहले है जिमेक्स। जिमेक्स जो है वो जापान और भारत के बीच में एक समुद्री अभ्यास है। 2023 में इसका 2023 में इसका 7वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। इसके बाद में साल्वेक्स। साल्वेक्स जो है वो भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच साल्वेज और एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल अभ्यास। साल्वेक्स का ये 7वां संस्करण कहाँ पे हुआ था? कोची में हुआ था। तो जिमेक्स का कहाँ पे हुआ था? विशाखापट्टनम में हुआ जिमेक्स। और साल्वेक्स हुआ आपका कोची में। इसके बाद में देखिए कि ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस, यह संयुक्त समुद्री बलों द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय सम्मेलन है। इस अभ्यास में भारत, अमेरिका, इटली, यूनाइटेड किंगडम और सेशेल्स। कौन कौन? भारत, अमेरिका, इटली, यूनाइटेड किंगडम और सेशेल्स, ठीक है। ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस में कितने देश हो गए? एक, दो, तीन, चार और पांच। पांच देश इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। और ये संयुक्त समुद्री बलों का एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, ठीक है। इसके बाद में देखिए आगे। आगे है भारत और मंगोलिया के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ जिसका नाम है नोमोडिक एलिफेंट। नोमोडिक एलिफेंट, अब याद रखिए आप। जिमेक्स भारत जापान है, साल्वेक्स है वो भारत और अमेरिका की जो नौसेना है उनके बीच में है। नोमोडिक एलिफेंट वो भारत और मंगोलिया के बीच में है। जबकि ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 जो है वो पांच देशों के साथ ने एक साथ मिलकर के किया है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम, इटली और सेशेल्स, ठीक है। अब आइए आगे। यूएनसीबीडी, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता कन्वेंशन, ठीक है। यह क्या है? कानूनी रूप से एक बाध्यकारी बहुपक्षीय संधि है। सीबीडी कानूनी रूप से बाध्यकारी एक बहुपक्षीय संधि है, ठीक है। आप ये याद रखोगे। इसमें भारत के साथ 196 पक्षकार है और भारत इसका सदस्य है। भारत इसका सदस्य है। किसका? सीबीडी का, ठीक है। भारत ने सभी तीन प्रोटोकॉल की पुष्टि भी की है। कौन कौन से? नागोयो प्रोटोकॉल, कार्टाजेना प्रोटोकॉल और नागोयो कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल। अब आप लोगों का होमवर्क ये है कि नागोयो जो प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है? ओजोन वाले से संबंधित है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित है, केमिकल वेपन से संबंधित है, और आप कार्टाजेना को बताओगे, ठीक है। ये आपका एक्टिव लर्निंग आपको करनी है, ठीक है। इसके बाद में जो पक्षकारों का जो सम्मेलन है यानी सीओपी है, तो इसकी बैठक हर प्रत्येक 2 साल में एक बार इसकी बैठक जो आयोजित की जाती है। इंपॉर्टेंट क्या है कि यूएनसीबीडी है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल। कहाँ? मॉन्ट्रियल कनाडा के अंतर्गत स्थित है। कानूनी रूप से यह बाध्यकारी है। 196 देश है भारत के सही साथ साथ। भारत भी इसका सदस्य है। और इसमें तीन प्रोटोकॉल की पुष्टि करता है भारत। इसमें नागायो प्रोटोकॉल है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल है और नागायो कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल है, ठीक है। अब आइए आगे। बाघ रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या है? बाघ है। उसके बाद में कर्नाटक को नंबर 3 पे आता है हमारा कौन? उत्तराखंड, ठीक है। अभी 2022 में अगर कुल बाघों की बात की जाए तो 3682 है, जबकि 2018 में कितने थे? 2967, ठीक है। और अभी अनुमान ये माना जा रहा है कि ये लगभग कितने हो गए? 3682 हो गए हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा जहां टाइगर रिजर्व में जहां सबसे ज्यादा टाइगर है वो है सबसे आपका इंपॉर्टेंट कौन सा? टाइगर रिजर्व है, जहां पे 260 हो गए हैं। मध्य प्रदेश में पहले तो 526 थे, भी 785 हो गए, ठीक है। सबसे एक नंबर पे कौन सा टाइगर रिजर्व है? जिम कार्बेट है। फिर नंबर 2 पे बांदीपुर कर्नाटक में। फिर इसके बाद में नागरहोल कहाँ पे है? कर्नाटक आता है। इसके बाद में बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। दुधवा कहाँ पर है? आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बाघ विहीन टाइगर रिजर्व कौन कौन से है? जैसे दंपा है वो कहाँ पर है? मिजोरम में। इसके बाद में देखिए कामलांग कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कवाल तेलंगाना में। सतकोशिया उड़ीसा में। सह्याद्री महाराष्ट्र में। तो ये तो आपको याद नहीं रखना कि बाघ विहीन रिजर्व है कि कौन से। आपको याद रखना है कि जैसे ये जो दिए गए हैं ये कहाँ कहाँ पे टाइगर रिजर्व जो है स्थित है। तो सतकोशिया भी यूपीएससी पहले क्वेश्चन पूछ चुकी है। सतकोशिया उड़ीसा में, सह्याद्री महाराष्ट्र में, कामलांग अरुणाचल प्रदेश में है, और कवाल तेलंगाना में है, ठीक है। अब आइए आगे। यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ चुकी एम स्ट्राइप्स, ठीक है। मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, ठीक है। तो ये पूछा था कि ये किससे संबंधित है? तो ये बाघों से संबंधित है। उनके बाघ पर्यावास क्षेत्र से जानकारी एकत्र करने के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, जीपीएस एक तरीके का, और इसमें रिमोट सेंसिंग का इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखोगे, एम स्ट्राइप। इसके बाद में आ जाइए आगे। तो वन जो है भारत की जो अनुसूची में जो 7वीं अनुसूची है उसमें समवर्ती सूची का क्या है? ये भाग है। तो वन है किसमें आता है? 7वीं अनुसूची में जो समवर्ती सूची है उसका भाग है। समवर्ती यानी केंद्र और राज्य दोनों का इसमें राइट होता है। इसके बाद में देखिए क्या एनसीआर और उसके निकटवर्ती क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन जो आयोग है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो 2021 में इसे वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, और 2020 में इसे गठित किया गया, ठीक है, याद रखोगे।
एमसी मेहता बनाम भारत संघवाद 2016 में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दिल्ली एनसीआर के वायु गुणवत्ता के संबंध जीआरएपी तैयार किया गया था। ठीक है, और जीआरएपी जो है कौन सी मिनिस्ट्री से लिंक्ड है ये? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2000 जुलाई 2017 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इसको अधिसूचित किया था। आपको बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, मिनिस्ट्री कौन सी? जीआरएपी के लिए। ठीक है, अब आइए आगे। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट। तो 28 जुलाई 2013 के दिन पृथ्वी पर पहला प्लास्टिक ओवरशूट डे दर्ज किया गया। 6 जनवरी 2023 को भारत में प्लास्टिक ओवरशूट डे दर्ज किया गया। ठीक है, ये अलग अलग, पृथ्वी पर पहला कौन सा था? 28 जुलाई को, और भारत में 6 जनवरी को 2023 में ही। ठीक है, भारत विश्व के उन 12 देशों में है जो दुनिया के 52% कुप्रबंधित प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए जिम्मेदार है। मतलब भारत उन 12 देशों में शामिल है जो प्लास्टिक के निपटारे के लिए, उसके बेहतर प्रबंधन के लिए, अपशिष्ट के बेहतर प्रबंधन के लिए, उसको जलाने, उसको खत्म करने के लिए भारत के पास कोई इतनी अच्छी खासी टेक्नोलॉजी नहीं है। भारत सबसे ज्यादा कुप्रबंधित प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, अब आइए आगे। चेन्नई में G20 ECSWG तथा सदस्य देशों के पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की बैठक हुई थी। ठीक है, तो चेन्नई में G20 के सदस्य हैं, उनकी बैठक हुई थी। कौन से सदस्य? पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों के बीच में एक बैठक हुई थी। वो कहाँ हुई थी? आपकी चेन्नई के अंतर्गत स्थित हुई। देखो, ब्लू इकोनॉमी जो है वो समुद्र से रिलेटेड है। ठीक है, सी या ओशियन से। तो इसके घटक कौन कौन से हैं? जैसे नवीकरणीय योजना हो, ऊर्जा हो गई, मत्स्य यानी फिशरिंग हो गई, पर्यटन टूरिज्म हो गया, समुद्री परिवहन हो गया और अपशिष्ट प्रबंधन हो गया। ये ब्लू इकोनॉमी के घटक है। आप जैसे मत्स्य है तो उससे पैसा आता है, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, टूरिज्म से इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, समुद्री परिवहन से इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, अपशिष्ट प्रबंधन भी जरूरी है। ठीक है, और नवीकरणीय ऊर्जा ये भी जरूरी है। तो ये घटक है इसके ब्लू इकोनॉमी के। इसके बाद में एसडीजी जो 14 है वो क्या कहता है कि यह सागर, महासागर और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और संधारणीय उपयोग के से संबंधित है। बस आप इतना याद रखो कि महत्व वगैरह जो है वो आप, महत्व वगैरह जो इनका सीन ये है कि मेंस के हिसाब से तो पर्सपेक्टिवली तो इम्पोर्टेंट है। आप ये देख लो कि भारत की जो तट रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है? 7517 किलोमीटर। ठीक है, इसमें 12 प्रमुख बंदरगाह आते हैं और 187 जो है छोटे बंदरगाह शामिल है। तो यहाँ पे ये वाला जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, अब आइए आगे। डेटा बैंक की अगर बात की जाए तो 1970 के बाद वैश्विक संसाधन खपत में पहले जितना संसाधनों का यूज हो रहा था उसमें अब 3 गुना की वृद्धि हो गई है। और वैश्विक अर्थव्यवस्था का केवल 7.2 हिस्सा ही चक्रीय है, यानी कि वो रिसाइकिल हो सकता है। कितना? 7.2%। भारत में केवल 20% जो वस्तु है उनको ही रिसाइकिल किया जा सकता है। और ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैसेज है, जो उनका तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है? हम ही लोग है। ठीक है, हम ही लोग है जो तीसरे सबसे बड़े गैस ग्रीन हाउस गैसों के सबसे बड़े उत्सर्जक देश है। और कितना पार्टनरशिप है इस ग्रीन हाउस उत्सर्जन करने में हमारा विश्व में? 9.2%। ओके, अब आइए आगे। नवीकरणीय ऊर्जा और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग पहले की गई थी। तो राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति 2019 में आई थी। लाइफ मूवमेंट जो है मोदी जी का बहुत ही एकदम फेवरेट ये मूवमेंट उन्होंने चला रखी है। पर्यावरण के लिए जीवन शैली, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट लाइफ मूवमेंट है। भारत को शून्य अपशिष्ट बनाने वाला देश बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन हो गया। इसके अलावा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ईपीआर फ्रेमवर्क हो गया। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम हो गया, ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम। इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति हो गया। और नीति आयोग और यूरोपियन संघ के द्वारा संसाधन दक्षता पर रणनीति। तो इसमें लाइफ मूवमेंट आपकी यहाँ पे ये वाला जो है इंपॉर्टेंट है, और ईपीआर इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा ये भी आप देख लेना कि शून्य अपशिष्ट बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन जो है शुरू किया गया है। ओके, अब आइए आगे। चलिए, तो सेम ही रिपीट हो गया। ठीक है, देख लेना इसको एक बार आप। पोत परिवहन और पोत परिवहन के द्वारा जो शिप्स जो है उनके द्वारा होने वाले ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए आईएमओ रणनीति 2023 की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो 80वां यहाँ पे जो इनका जो स्तर था उसमें मतलब राष्ट्र समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति जो है उसको मतलब अपनाया गया है। और ये आईएमओ की है कि क्या है? महत्वपूर्ण समिति है। इसमें आपको याद क्या रखना है? या आपको ध्यान ये रखना है कि जो पोत परिवहन उद्योग के द्वारा जो जीएचजी यानी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है उसकी हिस्सेदारी है 2.9%। और इसमें कौन कौन सी गैसें? इसमें है CO2, ब्लैक कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी नॉक्स, और इसके अलावा N2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड। ये आप ध्यान रखोगे।
यहाँ पे कुछ टर्म्स दी गई है। उत्सर्जन कम करने के लिए आवश्यक जो टेक्नोलॉजी है वो देख लीजिए, क्लोज लूप स्क्रबर, यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट अक्सर डाल देती है। तो इसके तहत क्या होता है कि निर्गत गैसों को स्वच्छ करने के लिए क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ समुद्री जल का जो क्या है उपयोग किया जाता है। सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन SCR, ये क्या करता है कि नोक्स यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड के टेल पाइप उत्सर्जन को लगभग शून्य स्तर तक पहुंचा देता है, ठीक है। और स्लो स्टीमिंग, इसके अंदर क्या होता है कि ईंधन की खपत और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए उसकी गति को जानबूझकर कम किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद में आइए, पोतों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन कौन से अन्य प्रयास है। भारत में क्या किया गया कि पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने हरित बंदरगाह के लिए सागर दिशा निर्देश 2023 में जारी किए हैं। भारत IMO की ग्रीन वॉइस 2050 प्रोजेक्ट के तहत चुना जाने वाला देश कौन सा दुनिया का पहला देश है, ये भी आप यहाँ पे इंपोर्टेंट हो जाता है, ये भी ध्यान रखोगे आप। मेरीटाइम विजन 2023 में एक संधारणीय समुद्री क्षेत्र की परिकल्पना की गई है, ठीक है, ये आप याद रखोगे। इससे ज्यादा इसमें कोई इंपोर्टेंट है नहीं। अब आइए आगे, मैं पूरी की पूरी PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, आप उसको आराम से वहां भी पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद में देखिए क्या है कि जो वैश्विक समुद्री प्रौद्योगिकी सहयोग के अंदर MTCC नेटवर्क, जो ग्लोबल MTCC नेटवर्क यानी GMN जो है, इसे यूरोपियन संघ और IMO के द्वारा ही इसे यूज शुरू किया गया है। तो यूरोपियन जो यूनियन है वो वहाँ पे UPSC का भी फेवरेट है, तो क्वेश्चन आने की संभावना यहाँ से बन सकती है, ठीक है। पर इसके बाद में इस चीज आप और ध्यान रखोगे, जो फिन स्मार्ट है यानी कि संधारणीय समुद्री परिवहन के लिए वित्त पोषण, फाइनेंसिंग सस्टेनेबल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट गोल में जो पहल है वो किस किसने, IMO और यूरोपियन पुनर्निर्माण और विकास बैंक, और इसके साथ साथ में कौन है, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक भी वैसे UPSC का फेवरेट है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखोगे। और इसमें दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, हरित पोत परिवहन गलियारे के लिए क्लाइड बैंक योजना। तो क्लाइड बैंक घोषणा जो है, इसमें भारत ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए, ये आप इतना ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो MTCC है वो यूरोपियन संघ और IMO के द्वारा आरंभ किया गया है, जबकि फिन स्मार्ट जो है वो IMO, यूरोपियन पुनर्निर्माण और विकास बैंक, और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की संयुक्त पहल है। डेटा बैंक की अगर बात की जाए तो पवन ऊर्जा के मामले में चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद जो भारत है चौथे स्थान पर है। ऊर्जा बास्केट में पवन ऊर्जा की जो हिस्सेदारी है वो 10.3%। अब ऊर्जा बास्केट का मतलब क्या हो गया, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, कोयले से ऊर्जा उत्पादन हो गया, पानी से ऊर्जा उत्पादन हो गया, वैसे पवन ऊर्जा उत्पादन हो गया। तो उसमें कितना हिस्सा पवन ऊर्जा का है, वो है 10.3%। पवन ऊर्जा की कुल जो स्थापित क्षमता है वो 43.3%, सॉरी 43.7 गीगावाट है, ठीक है। अब आइए आगे, भारत सरकार ने यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में आयोजित UNFCCC COP26 में पंचामृत प्रतिबद्धताओं को प्रस्तुत किया था, याद रखोगे। पंचामृत क्या है ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं इसको में एक हल्का सा हिंट देता हूँ, 1, 45, 50, 500। ये एक ट्रिक है, 1, 45, 50, 500 की पंचामृत में। आप अभी गूगल करो या जहां भी आपने लिखा है उसको जाकर के फिर से रिपीट करो कि पंचामृत क्या है। इसमें 5 पॉइंट है जो नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया के सामने रखे थे, ठीक है। इसके बाद में आइए कि राष्ट्रीय तटीय पवन ऊर्जा नीति जो है, नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी 2015 में इसे लाया गया था। इसमें यही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए कि पवन क्षमता का जो मेसो स्केल मानचित्र है वो राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान NIWE चित्र तैयार किया, जिसे धरातल से 50 मीटर दूर, 80 मीटर, 100 मीटर और 120 मीटर की ऊंचाई पर पवन और क्षमता का मानचित्र किया गया, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट वगैरह है नहीं है, ठीक है। मैं ध्यान रखो इनमें, ऐसे हल्का हल्का सरसरी निगाह से देख लेना, ठीक है। फसल अवशेषों का XC2 प्रबंधन क्या है। तो ताप से विद्युत संयंत्रों में परंपरागत ईंधन के बदले बायोमास प्लेट्स का यूज किया जा सकता है। धान की पराली में कंप्रेस्ड बायोगैस बायो CNG का उत्पादन किया जा सकता है धान की पराली से। और धान की पराली से अल्कोहल का उत्पादन किया जा सकता है। तो कह रहे हैं कि आप इसे खराब मत करो, जिससे कि फसल का जो बचा हुआ भाग है उससे आप क्या कर सकते हो, अल्कोहल का उत्पादन कर सकते हो, बायो CNG बना सकते हो, ईंधन के बायोमास की तरह इसको यूज कर सकते हो, जिससे कि ये यूज भी हो जाएंगे और पोल्यूशन भी नहीं फैलेगा। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, ठीक है। तो कौन सा मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय ने ये कौन सी ये कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम को अधिसूचित किया, ठीक है। 2023 तक क्या है कि अभी जो मैंने कहा था ना कि पंचामृत की बात हुई, वहां पे 45 वर्ड आया, तो वो ये वाला है, ठीक है। कार्बन उत्सर्जन को 2045 2023 तक क्या 45% तक की उसमें कटौती करनी है, ठीक है। ये वाला इसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और जो BEE है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जो है, वो कार्बन बाजार का क्या रहेगा, प्रशासन रहेगा, ये ठीक, प्रशासन ये संभालेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जो CCTS की घोषणा पहली बार जो है 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत की गई थी, और इसे ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 के द्वारा संशोधित किया गया है, ठीक है। तो इसमें पूरा ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेज और उन सभी का है कि कार्बन जो भी यूज हो रहा है, और तो उसको वापस आप रीयूज करो, उसको अच्छे से उसका बेहतर प्रबंधन करो, वही सब है इसमें।
विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ओजोन एवं अल्ट्रावायलेट यूवी बुलेटिन की अगर बात हो रही है यहाँ पे, तो जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO द्वारा जारी जारी एक नई बुलेटिन से पता चला है कि ओजोन परत में निरंतर तो धीमी गति से सुधार हो रहा है। ठीक है, हो तो रहा है सुधार, धीमी गति से हो रहा है। ठीक है, आप इतना याद रखोगे। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो किससे संबंधित है? ओजोन ओजोन डिप्लेशन से संबंधित है। ठीक है, याद रखोगे आप इसको। इसके बाद में इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ये ध्यान में रखोगे कि पृथ्वी के जो लगभग 90% जो ओजोन है वो क्षोभ मंडल में, सॉरी क्षोभ मंडल के ऊपर जो समताप मंडल है वहां पर पाई जाती है। तो ओजोन कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल के ऊपर, समताप मंडल में, क्षोभ मंडल के ऊपर, समताप मंडल में। इसके बाद में पशुओं के बीच आपसी संचार पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। इसका मतलब ये है कि जैसे होता है ना कि जैसे अब ये क्या हो रहा है कि जलवायु परिवर्तन हो रही है, तो वो जैसे चिड़िया वगैरह की संख्या कम हो गई है, जैसे मधुमक्खियों की संख्या कम होने लगी है। ठीक है, इसके अलावा देखिए आप जैसे चमगादड़ जो होता है जैसे, तो ये इनमें क्या सीन होता है कि लाइक बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, तो क्या होता है कि चमगादड़ जब उड़ेगा तो वो मतलब देख नहीं पाता रात ढंग से, तो वो अल्ट्रासोनिक जो मतलब जो किरण सॉरी साउंड वेव जो होती है उसके थ्रू वो आगे चलता है। तो शोर वगैरह होगा तो उसको प्रॉपर वेव नहीं आएगी, और उससे क्या है कि वो उसको रास्ता उसका पथ भ्रमित हो जाएगा। वैसे क्या है कि जैसे कुछ इन्फोकेमिकल होते हैं, जैसे हार्मोन, फेरामोन और एलिलो केमिकल्स, एलिलो केमिकल्स। जैसे क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ कुत्ते एक गली में रहते हैं, दूसरे कुत्ते दूसरी गली में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ डॉग है और यहाँ पे कुछ डॉग है। तो जब ये मूत्र का उत्सर्जन करते हैं अपनी गली के अंतर्गत, तो उसमें एक फेरोमोन निकलता है। उससे क्या होता है कि उसकी स्मेल को ये पहचानते हैं। ठीक है, और ऐसे क्या होता है कि दूसरे कुत्तों का अपनी गली में लाइक वो पूरा है ना, एक छत्र राज होता है। ठीक है, तो इस गली के कुत्ते अगर इस गली में आएंगे तो इन पे भौंकेंगे। ठीक है, सीन क्या होता है यहाँ पे, और ये वाले यहाँ पे भौंकेंगे। ठीक वैसे क्या होगा कि अगर यहाँ से कोई गाड़ी है, यहाँ से कोई गाड़ी ए इस पॉइंट से बी पॉइंट पे कोई अगर गाड़ी गई, तो कुत्ते उस गाड़ी के पीछे भागेंगे। इसलिए नहीं भागेंगे कि वो गाड़ी है उसको वो खा जाएंगे या कोई नुकसान पहुंचा रही है, नहीं। उस गाड़ी के ऊपर क्या है कि फेरोमेंस है। अगर कुत्तों ने उस गाड़ी पे उत्सर्जन किया होगा मूत्र का, तो उस पे फेरोमेंस होगा। तो कुत्तों को ऐसा लगेगा कि ये गाड़ी गाड़ी नहीं है, मतलब कुत्ता है इसके अंदर। तो उसको उसको भौंकते हैं ना कि गाड़ी को भौंकते हैं, तो वो फेरोमेन से पता चलता है। ठीक है, तो सीन क्या हो रहा है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या हो रहा है कि जो पशुओं के बीच में बोल तो सकते नहीं है वो, आपसे संवाद इन्हीं तरीके से होगा ना कि लाइक वो कुछ हलचल करेंगे, या फिर ये हार्मोन्स हो गए, या फिर ऐसे कोई बॉडी से कोई केमिकल निकलेगा, या सूंघने की उनकी क्षमता होगी। ठीक है, या जैसे लाइक पौधों की कुछ प्रजातियां परागकणों को आकर्षित करने के लिए इन्फोकेमिकल का उत्सर्जन करती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कमी आ रही है जलवायु परिवर्तन की वजह से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो तो उससे प्रभावित हो ही रहा है ना इस वजह से। जैसे चिंटियों की जो प्रजाति पाई जाना, जो फेरोमोन है उसमें क्या की कमी हो रही है, किसकी वजह से? ज्यादा टेम्परेचर की वजह से। ऑब्वियस सी बात है, एक हार्मोन भी अगर होगा तो उसके लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिएगा ना, उसके बाद वो नष्ट होने लगेगा ना। फेरोमोन की गंध के सारी चींटियां जो कतार में चलती है। ठीक है, अगर ये सब नहीं होगा तो चींटियां एक कतार में नहीं चलेगी भाई। ठीक है, फिर वो तो ऐसे चलेगी अलग अलग कहीं भी। ठीक है, तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि जो है पशुओं का जो आपसी संचार है उस पर क्या जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हो रहा है। ठीक है, याद रखोगे। अब ये देखो, जो मिनियोप्टेरस फिलिप्सी जो है वो क्या है? एक लंबी उंगली वाला चमगादड़ है। याद रखो, यूपीएससी इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेती है। इसके अलावा देखिए, गिल्स गिल्स क्रोपस जो मेघालय ने जो है मेघालय में पाया जाता है, क्या है कि बांस वृक्ष पर रहने वाला एक चमगादड़ है। सेला मकेक यानी मक्के का सेलाई जो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। वहीं जो आपका मैकेका ल्यूकोजेनिस जो है वो एक सफेद गाल वाला मैकेक है, जो कि कहाँ तिब्बत में पाया जाता है, और पहले ही अरुणाचल प्रदेश में भी देखा गया था। फिशी फिशीडूला जेंथोपाइगिया, फिशीडूला जेंथोपाइगिया क्या है? ये एक येलो रम्प्ड फ्लाई कैचर है, जो कि मंगोलिया, चीन, कोरिया और जापान यानी एक जैसे हैबिटेट वाले एरिया में यह पाया जाता है। भारत के अंडमान में अंडमान में जो नारकोंडम द्वीप है ना, वहां पे फिशीडूला जेंथोपाइगिया पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ वनस्पतियों की अगर बात की जाए, तो आर्किड की एक प्रजाति है, कौन सी? कैलेंथे लेमेलोसा एक आर्किड की प्रजाति है जो चीन और म्यांमार में पाई गई थी। भारत के नागालैंड में कोहिमा में जाफू पर्वत पे से खोजा गया था। ठीक है, नंदा देविया तो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में हिमालय की तलहटी और गर्म भारी घाटी में पाई जाती है। और नीलागिरियाला पुसलकर जो है दक्षिण पश्चिम घाट की स्थानिक प्रजाति है। ओके, अब आइए आगे। जेडाई और बीएसआई यानी जूलॉजिकल और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। तो जो जो जेडासाई जो उसकी स्थापना तो 1916 के अंतर्गत हुई थी, और 1875 में कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय के प्राणी शास्त्र अनुभाग से इसकी इसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, जबकि बीएसआई जो है 1890 में। तो याद रखोगे, जेडासाई 1916 है, और बीएसआई जो है आप क्या कहते हैं, 1890 है। ओके, अब आइए आगे।
जो गंबोशिया एफिनिस जो है, गंबोशिया क्या होता है, एक मछली होती है जो मलेरिया और डेंगू के जो लार्वा जो होते हैं उनको खा जाती है। इसलिए क्या होता है कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने क्या किया है कि डेंगू और मलेरिया के मच्छरों को उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए, अंडों अंडों को रोकने के लिए गंबूसिया मछली जो है वो जल निकाय में छोड़ी है। तो याद रखोगे आप, गंबूसिया एफिनिस एक मछली है जो दक्षिण पूर्वी संयुक्त अमेरिका की स्थानिक प्रजाति है, और मलेरिया और डेंगू के जो अंडे होते हैं, जो मच्छर होते हैं, उनको खाती है। ठीक है, अच्छी बात है। लाइक मछलियों के अंडे और टेडपोल खाने के लिए से जाना जाता है। ठीक है। आगे है कि साल 16 ओपोजिटिफोलिया, साल 16 ओपोजिटिफोलिया डेस्फोंटानिया जो है वो एक झाड़ी है, एक नई प्रजाति है, जिसे यह एमारेंथेसी जो है कुल से संबंधित है। ठीक है, और ये बारहमासी झाड़ी है, और गुजरात के एरिया वाले में पाई जाती है, खारे शुष्क और अर्ध शुष्क वातावरण में यह पाई जाती है। ठीक है, जो इसकी पत्तियों में खारा रस पाया जाता है, जिसे साबुन बनाने में यूज किया जाता है, औषधीय गुणों से यह भरपूर होती है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में देखिए कि यूएनडीआरआर ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर वैश्विक आकलन रिपोर्ट इन 2023 जो है जारी की थी। किसने? यूएनडीआरआर ने क्या किया है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर वैश्विक आकलन रिपोर्ट जो है वो जारी की है। यूएनडीआरआर की स्थापना 1999 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय है जिनेवा में। और यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर सेंडाई फ्रेमवर्क कब आया था? 2015 वाला। तो इसको आप याद रखोगे। ठीक है, का क्या है, संरक्षक भी है। आइसलैंड में 24 घंटे में भूकंप के 2200 झटके दर्ज किए गए हैं, और आइसलैंड मध्य अंटार्कटिक कटक पर स्थित है। याद रखोगे, मध्य अंटार्कटिक कटक पर यह स्थित है, और यूरोप का सबसे बड़ा सीरीज ज्वालामुखी क्षेत्र भी है। याद रखोगे। ठीक है, देखिए भूकंप की कार्यप्रणाली है, हल्का हल्का इसको देख लो। जैसे तीन दो, एक होती है एस वेव, होती है एक होती है पी वेव। ठीक है, तो पी वेव जो सबसे तरंगे सबसे पहले पहुंचती है, उसके बाद में एस तरंगे पहुंचती है। ठीक है, और धरातलीय तरंगे जो सबसे अंत में आती है। ओके, इतना आप लोगों को याद रखें। तो एस पहले, सॉरी पी पहले आती है, एस बाद में आती है। पी क्यू आर एस को ऐसे याद रखो, पी पहले एस बाद में, पी पहले एस बाद में। अब याद रखोगे, जो एस तरंग होती है वो केवल ठोस में गमन कर सकती है, केवल ठोस में। पी जो ठोस में गमन नहीं कर पाती है, लेकिन एस जो है वो केवल ठोस में गमन कर सकती, ठोस माध्यम से ही गमन कर सकती है। ओके, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आएगी सेल्फ क्लाउड। हाल ही में उत्तराखंड में सेल्फ क्लाउड दिखाई दिए। क्या है सेल्फ क्लाउड? सेल्फ क्लाउड को आक्स क्लाउड भी कहा जाता है। ये बादल सामान्यतः शक्तिशाली तूफान प्रणाली से जुड़े होते हैं। इन्हें कई बार वॉल क्लाउड, फनल क्लाउड या रोटेशन के रूप में वर्णित किया जाता है। ये बादल कभी कभी कपासी वर्षा में, जो सफेद एकदम जो वर्षा, जो बादल होते हैं के नीचे देखे जाते हैं। कपासी मृदा में अत्यधिक सघन होते, ऊर्ध्वाधर रूप से अधिक ऊंचाई तक फैले हुए बादल होते हैं, जो तेज वर्षा के लिए कारण होते हैं। सेल्फ क्लाउड का निर्माण तब होता है जब कपासी वर्षा मेघ से आने वाली जो वायु, ठंडी वायु जो स्थल पर पहुंचती है, ये ठंडी वायु स्थल पर तेजी से फैल जाती है, और उस स्थल पर जो मौजूदा जो गर्म नम वायु जो उसको ऊपर की ओर धकेल देती है। ठीक है, ठंडी वायु जब स्थल पर आएगी, तो गर्म जो जलवायु होगी स्थल वाली की, उसको ऊपर धकेल देगी। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि सेल्फ क्लाउड का निर्माण होता है। जैसे ही वायु ऊपर उड़ती है, जलवायु सेल्फ क्लाउड के पैटर्न को संग्रहित कर देती है। ओके, जो कास पठार है वो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो आ जाए कि कास पठार कहाँ है, तो यह है महाराष्ट्र में स्थित है। फूलों की घाटी, इसे फूलों की घाटी, उत्तराखंड में स्थित फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान से अलग है, मतलब। तो इसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है। पश्चिम घाट के बायोस्फीयर क्षेत्र में यह आता है। ठीक है, इस पठार का नाम जो है कासा वृक्ष के नाम पे रखा गया है। ठीक है, कासा वृक्ष मिलता है तो उसके नाम पे इसका नाम, इस पठार का नाम है कास। और पठार से ठीक ठाक मात्रा में आपके महाराष्ट्र में मिलते हैं। ठीक है, राजस्थान जो है, हाल ही में राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक लाने पेश किया इन्होंने, तो ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य SDG 6 जो है वो स्वच्छ जल और स्वच्छता से संबंधित है। सतत विकास लक्ष्य SDG 6 जो है स्वच्छ जल और स्वच्छता से संबंधित है। ओके, इसके बाद में देखिए वॉश, वॉश WHO के द्वारा इसे शुरू किया गया था। वॉश रणनीति है। ठीक है, ये याद रखो, सैनिटेशन से रिलेटेड है। और स्वच्छ जल और स्वच्छता जो है हमारा SDG, स्वच्छ जल और स्वच्छता, SDG टारगेट नंबर 6 जो है, उसको फुलफिल करने के लिए वॉश जो है वो लाए गए हैं, और इसे 2016 से 2030 तक इसको चलाया जाएगा। यूएन सैनिटेशन एंड हाइजीन फंड SHF सबसे अधिक बीमारी के बोझ वाले देशों को त्वरित वित्त पोषण प्रदान करने के लिए 2020 में लॉन्च किया गया था। सैनिटेशन एंड वाटर फॉर ऑल SWA, ठीक है, ये भी यूनिसेफ के साझेदारी से इसे शुरू किया गया था। ओके, अब आइए आगे। भारत में वॉश के लिए प्रमुख जो शुरू की गई है प्रमुख पहले कौन कौन सी है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और शहरी हमने यूज किया ही है। ठीक है, और इसके अलावा रूरल वॉश पार्टनर्स फोरम जो है वो हो गया। फिर इसके अलावा कायाकल्प शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन जो अमृत जो है वो भी याद रखो। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। गंगा नदी को साफ करने के लिए नमामि गंगे जो मिशन है, ये वॉश के अंतर्गत याद है। ठीक है, तो याद रखोगे आप।
इसके अलावा जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उसे किस किसने शुरू किया है, इसे यूनाइटेड नेशन और एफपीओ जो है एक संयुक्त कार्यक्रम है। दिसंबर 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसने अपना काम जो है 1963 से शुरू किया था। ठीक है, रिपोर्ट कौन सी जारी करता है ये? ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड एंड क्राइसिस, याद रखोगे, तो फूड है तो फूड से संबंधित कोई रिपोर्ट जारी करेगा, आप इसको याद रखोगे। ठीक है, और 2020 में से शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला भूखमरी के समाप्त करने के प्रयासों के लिए। ठीक है, ये सब इसमें थोड़ा देख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे ध्यान रखोगे कि मातृभाषा में शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान कौन से हैं, तो 350 ए में सरकार को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि अल्पसंख्यक समुदाय के जो बच्चे हैं उनको उनकी मातृभाषा में शिक्षा और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जहां तक संभव हो स्कूल में शिक्षा माध्यम जो बच्चों को शिक्षा देने का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए। ठीक है, निपुण याद रखोगे आप, ये मुझे इंपॉर्टेंट भी लग रहा है। निपुण जो है वो भारत मिशन में टीचिंग लर्निंग और शिक्षण सामग्री में मातृभाषा का उपयोग करने का इसमें सुझाव दिया गया। ठीक है, शिक्षा से संबंधित है। यूएनडीपी जो है उसकी स्थापना हुई थी 1966 में। ठीक है, और इसमें 177 यानी 177 जो देश है इसमें अभी शामिल है। ठीक है, और दो रिपोर्ट जारी करता है। इंपॉर्टेंट जो इसमें है ना वो कौन सी है? वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, ये एमपी रिपोर्ट जो है, मल्टी डायमेंशनल पुवर्टी इंडेक्स जो है वो, ये ओफी एक इंस्टीट्यूट है ऑक्सफोर्ड से संबंधित है ये, इसके साथ मिलकर के जारी करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों, इस याद रखोगे। एमपीआई जो है ओफी के साथ मिलकर के क्या करता है, सॉरी, यूएनडीपी प्लस ओफी मिलकर के क्या जारी करते हैं, ये दोनों मिलकर जारी करते हैं ये एमपीआई यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी करते हैं। इसके अलावा ये मानव विकास रिपोर्ट भी जारी करता है। मानव विकास की बात आ रही है और विकास विकास यहाँ पे वर्ड है, तो इस तरह से आप इसको भी सही कर सकते हो। ओके, वो हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है। इसके बाद में देखिए यूएन वीमन, यूपीएससी से भी क्वेश्चन पूछ चुके, तो यूएन वीमन जो 2010 में से स्थापित किया गया था, संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है और लैंगिक समानता और महिलाओं में सशक्तिकरण के कार्य ये करती है। ठीक है, याद रखना, न्यूयॉर्क में ही इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद में देखिए यूएनडीईएसए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूएसए में। और यूनाइटेड चार्टर के बेस पर 1948 में से यूएनडीईएसए यानी कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का जो विभाग है, इसे 1948 में क्या किया, स्थापित किया गया था। इससे सतत विकास के लिए परिवर्तनकारी 2030 एजेंडा से मार्गदर्शन प्राप्त होता है। और इसके अलावा जो रिपोर्ट जारी करता है वो देख लीजिए, तो यूएनडीईएसए जो है एक तो पॉपुलेशन एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट जारी करता है। वर्ल्ड यूथ रिपोर्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये जारी करता है। वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट भी ये जारी करता है। तो यहाँ पे तो इसकी रिपोर्ट जो इंपॉर्टेंट है आप इसको अच्छे से देख लेना। ओके, अब आइए आगे। यहाँ पे कुछ जो लैंडर पेलोड की अगर बात की जाए तो उसकी यहाँ पे देख लेते हैं। जो हमारा भेजा गया है चंद्रयान, उसकी बात हो रही है, तो उसमें कुछ लैंडर के साथ कुछ पेलोड्स भेजे गए, वो देख लीजिए आप। सबसे पहले है रंबा, रंबा एलपी यानी लैंग्वेज प्रोब। यह है सतह के नजदीक, एकदम सतह के नजदीक प्लाज्मा आयतन इलेक्ट्रॉन के साथ घनत्व और समय के साथ इनके परिवर्तन को मापेगा, रंबा। ठीक है, याद रखोगे। इसके बाद में CHASTE, चंदा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, यह ध्रुवीय क्षेत्र के, ठीक है, यह ध्रुवीय क्षेत्र के निकट चंद्रमा की सतह के तापीय गुणों को मापेगा। ठीक है, इसके बाद में इल्सा, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, तो जो सिस्मिक एक्टिविटी होगी भूकंप स्थिति को मापेगा चांद पर और चंद्रमा के क्रस्ट और मेटल की स्थिति का चित्रण करेगा। ठीक है, तो याद रखोगे रंबा एलपी, CHASTE और इल्सा। इसके बाद में देखो रोवर, ये किसके है? ये लैंडर के पेलोड है 3। ठीक है, इसके बाद में रोवर के पेलोड कौन से? APXS, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, ऑब्वियस सी बात है, ये चंद्रमा की रासायनिक संरचना और खनिज संरचना का पता लगाएगा। ठीक है, और इसके बाद में LIBS, अब याद रखोगे ये रोवर से संबंधित है। रोवर से संबंधित कौन कौन से पेलोड है? एक तो है APX यानी इसे A से याद रखो, और एक है L, तो RAL ऐसे याद रखोगे इसको। ठीक है, तो LIBS क्या है? लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप है, चंद्रमा पर लैंडिंग स्थल के आसपास की मृदा और चट्टानों की तात्विक संरचना है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इसके अलावा पोटेशियम, कैल्शियम, TI मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा वाला यहाँ पे, और फेरस यानी कि आयरन का पता लगाएगा। ठीक है, कौन? LIBS। ठीक है, तो लिप्स जो है वो धातुओं के बारे में, चट्टानों के बारे में पता लगाएगा। APXS जो है वो रासायनिक संरचना और खनिजों की संरचना के बारे में पता लगाएगा। फिर प्रणोदन मॉड्यूल पेलोड जो है वो कौन सा है? सेप, तो प्रणोदन। ठीक है, आप एक याद रखोगे इसमें कौन सा वाला है, ये सेप है। जो स्पेक्ट्रोपोलीरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ जो है, यह एक क्या है? प्रायोगिक पेलोड है। यह निक्ट अवरक्त NIR तरंग दैर्ध्य रेंज जो 1 से लेकर के 1.7 माइक्रोमीटर में पृथ्वी से रहने योग्य ग्रह के स्पेक्ट्रो पोलरी मैट्रिक जो संकेतों का अध्ययन करेगा। ठीक है, तो याद रखोगे, आपको सिर्फ याद नहीं रखना कि प्रणोदन से संबंधित कौन सा सेप है। रोवर से संबंधित जो पेलोड है वो APXS और LIBS है। और जो लैंडर होगा आपका, लैंडर जिससे से जो संबंधित जो पेलोड होंगे वो कौन से होंगे? एक तो आप रंबा से याद रखो, C से याद रखो, CHASTE और इल्सा।
इल्सा लैंडर से याद रखोगे, ठीक है। एल से कौन सा है, आर एल आई, एल से आर एल आई, और इसके अलावा रोवर से कौन सा, ए एल। ओके। अब आइए आगे। देखिए कि सुर्खियों में सॉरी चंद्रयान तीन था, मैं गलत लिख दिया मैंने, चंद्रयान तीन, ठीक है। चंद्रयान तीन में लोअर एंडर में और प्रणोदन में जो कौन कौन से पेलोड थे उनकी बात हो रही थी अभी। चंद्रयान तीन को हरिकोटा, श्री हरिकोटा में जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र एसडीएससी जो है, उसे प्रक्षेपित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना, चंद्रमा पर रोवर के संचालन की क्षमता का प्रदर्शन करना, और चंद्रमा पर इन सिटू वैज्ञानिक प्रयोग करना, ठीक है। जो वैज्ञानिक सॉरी जो प्रक्षेपण यान है वो कौन सा था, जीएसएलवी MK3 इसमें प्रक्षेपित किया गया था, जो कि एकीकृत मॉड्यूल को पृथ्वी के एलिप्टिक पार्किंग ऑर्बिट यानी ईपीओ में इसको क्या करेगा, स्थापित करेगा। इसमें स्वदेशी पेलोड्स कौन से, लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्सन मॉड्यूल होगा इसमें, ठीक है। यह प्रक्षेपण यान से अलग होने के बाद लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा की ध्रुवीय कक्षा में चंद्रमा से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाने के लिए था। और रोवर जो होगा वो चंद्रमा पर XC2 सतह पर केमिकल जो एनालिसिस है वो करेगा। ओके। अब आइए आगे, लैंडिंग साइट का क्या सीन है यहाँ पे। तो यह है लगभग 70 डिग्री अक्षांश चंद्रमा टू के समान। तो 70 डिग्री अक्षांश पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे ये लैंडिंग करेगा, क्योंकि अब तो हो चुकी है, ठीक है। लेकिन उसमें लैंडिंग करेगा जब जुलाई की बात हो रही है। तो चंद्रमा सॉरी चंद्रयान थ्री प्रक्षेपण के लगभग 1 महीने बाद चंद्रमा की कक्षा में पहुंचना, ठीक है। तो इसमें सीन क्या है कि चंद्रमा सॉरी चंद्रयान थ्री की सफलता के बाद यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला जो पहला मिशन बन गया है, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र जय अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि सॉफ्ट लैंडिंग के मामले में तो भारत चौथा देश है चांद पर, जबकि जो साउथ पोल जो है वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग के मामले में भारत कौन सा है? विश्व का पहला देश बन गया है, ठीक है। अब चंद्रयान फर्स्ट हुआ था 2009 में, सेकंड हुआ 2019 में, जो फेल हो गया था उतर वो हमारा कनेक्शन नहीं रहा था उससे। तो पृथ्वी से दिखने और न दिखने वाले चंद्रमा के भाग का 3 एटलस वगैरह तैयार करना, ठीक है। इसमें सब पुराने हो चुके थे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस याद रहे, ये रखोगे कि GSLV-C11 से चंद्रयान फर्स्ट को छोड़ा गया था, और चंद्रयान टू को GSLV मैक थ्री से छोड़ा गया, ठीक है। हाल में जो चंद्रमा से संबंधित जो योजना और मिशनगत जो मिशन है उसको देख लेते हैं। तो साउथ कोरिया का जो मिशन है वो है धनुरी मिशन, ठीक है। याद रखो 2022 में से लॉन्च किया था, 23 में चंद्रमा का अध्ययन करना। जापान का है आई स्पेस हाकुतो आर मिशन। और लूना 25 मिशन जो है वो है रूस का मिशन। यूएसए का है आर्टेमिस, और इसराइल का है स्पेस IL का बेरेशिट 2, ठीक है। तो ये आप इसमें सारे के सारे जो है वो याद रखोगे। ओके। अब आइए आगे, ब्लैक होल का अध्ययन वगैरह है, तो आप इसमें फ्रिक्शनल फोर्स सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स को याद रखोगे। ब्लैक होल से इसी से संबंधित होगा। यूपीएससी में एक स्टेटमेंट बन चुका है, फिर से बन सकता है। तो जहाँ पे आपको ग्रेविटेशनल वेव का पता लग वर्ड दिखे या ग्रेविटेशनल फोर्स दिखे, तो वहां आप उसको सही लगा करके आना। ओके। बाकी उसको कुछ पढ़ने वाला है नहीं। ये ब्लैक होल के बारे में एक बहुत ही प्यारी सी तस्वीर दी गई है, जिसे आप बाद में मैं डाल दूंगा इसमें, और आप देख लेना उसको, ठीक है। अच्छे से उसको पढ़ लेना। बताने वाला इसमें लाइक पूछ सकती है कि लाइक इवेंट होराइजन क्या है। तो सिंगुलरिटी के चारों ओर, अब सिंगुलरिटी क्या है ये देखो कि ये ब्लैक होल के ठीक केंद्र में होती है सिंगुलरिटी, ठीक है। और जहां अनंत घनत्व के कारण पदार्थ संकुचित होता चला जाता है, खुद को अंदर खींचता चला जाता है। तो सिंगुलरिटी के चारों ओर त्रिज्याओं को घेरने वाला जो मंडल है वो क्या होता है, इवेंट होराइजन, ठीक है। जहां ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण से पदार्थ और प्रकाश भी नहीं बच पाते, यानी ब्लैक होल प्रकाश को भी खींच लेता है, पदार्थों को भी खींच लेता है। वो है इवेंट होराइजन, वहां पे होता है, ठीक है। ये इक्वेशन डिस्क जो है ब्लैक होल के चारों ओर अत्यंत तीव्र गति से सर्पिलाकार घूमती हुई गर्म गैस और धूल जो है वो है इरेक्शन डिस्क। जिससे क्या होता है कि विद्युत चुम्बकीय विकिरणें उत्पन्न होती है। फोटोन स्पीयर ब्लैक होल के निकट गर्म प्लाज्मा से उत्पन्न फोटोन जिसके प्रक्षेप पथ को ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल द्वारा फोर्स द्वारा मोड़ दिया जाता है, जिससे दीप्तिमान विल्य का निर्माण होता है। और रिलेटिविस्टिक जेट जो है वो है ब्लैक होल तारों को अवशोषित करता है, जबकि तब कणों और विकिरण के जो जेट बीम जो है लगभग प्रकाश की गति से बाहर निकलते हैं। इसमें क्या सीन है, आइसक्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला के बारे में अगर बात की जाए, तो दक्षिणी ध्रुव के हिम छादित क्षेत्र से गहन ब्रह्मांड का निरीक्षण करने न्यूट्रिनो की खोज के लिए इसे डिजाइन किया गया है, ठीक है। और दक्षिणी ध्रुव में बड़ी मात्रा में साफ और शुद्ध मात्रा में शुद्ध और स्थिर हिमवर्ण मौजूद है। इसकी वजह से यहाँ पे कोई भी एक्सपेरिमेंट करना जो वो ज्यादा इजी रह रहा है, इसलिए यहाँ पे इसको आइसक्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला है वो इसको यहाँ पे स्टार्ट की गई है, ठीक है। और इसमें डार्क मैटर की प्रकृति, न्यूट्रिनो आदि की विशेषताओं के बारे में इसमें खोज करने की कोशिश की जाएगी। यूनाइटेड नेशन नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF जो है एक स्वतंत्र संघीय एजेंसी है, ठीक है। ये आप इसको याद रखोगे। इसके अलावा मिल्की वे के बारे में, जो हमारी जो आकाशगंगा है उसके बारे में अगर बात की जाए, तो यह सिर्फ आकाशगंगाएं जो जनरली कैसी होती है, सर्पिलाकार, जैसे हमारे मिल्की वे कुछ अंडाकार होती है, कुछ एनीमिक भी होती है, ठीक है। तो आकाशगंगाओं के बारे में
कुछ ज्यादा उसमें डिटेल में दिया गया नहीं है, ठीक है। तो उसको अब याद रखोगे ऐसा आकाशगंगा क्या सीन होता है, लाइक कुछ में कुछ ग्रह होंगे, कुछ उपग्रह होंगे, है ना। सौरमंडल होगा उनका अपना अलग से। ओके। NACP, इसके बारे में उतना कुछ है नहीं, ठीक है, आप इसको छोड़ दो। FSSI ने भारत में खाद्य पदार्थों में कृत्रिम मिठास उत्पन्न पैदा करने वाले, जैसे सेक्रिन, सोडियम एस्पार्टम, SS, अल्फेम, पोटेशियम, सिक्रालोज, नियोटेम, ठीक है, नियाटेम वगैरह होता है, तो इनमें क्या, इनके यूज को मंजूरी दे दी है कृत्रिम मिठास को पैदा करने के लिए, ठीक है। तो इसके अलावा ये क्या है कि आर्टिफिशियली मधुरक होते हैं, जैसे लाइक ये क्या होंगे, जो शुगर फ्री नहीं होता, आर्टिफिशियली स्वीटनर होते हैं, जैसे शुगर फ्री नहीं होते हैं। तो वही एस्पार्टम, SS, फैम, नियोटेम, स्क्रोलोज, एडवांटम, सेकरिन, सार्बिटोल हो गया, और स्टीवियोल, ग्लाइकोसाइड होगा, थीमोटेन हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है सब, ठीक है। इसके बाद में देखिए रोबोमेप। रोबोमेप पर क्या है कि सोलर सेल में उपयोग की जाने वाली जो पेरो पेरोस्काइट जो सामग्री की पहचान की गई है, ये सामग्री तुलनात्मक रूप से अधिक स्थिरता और दक्ष है, ठीक है। जो ज्यादा लंबे समय तक टिकने वाले जो सेल है, उन सब की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलिए। यहाँ पे ये वाला जो इंपॉर्टेंट है, ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है। कुछ देश दिए गए हैं, कुछ मिशन दिए गए हैं, तो भारत का और किसके लिए, मंगल ग्रह के लिए। तो भारत का जो मंगल ग्रह के लिए जो मिशन है वो कौन सा, मंगल यार, यूनाइटेड नेशन ने शुरू किया था, वो था मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर या मार्स ओडिसी हो गया। चीन का तियानवेन फर्स्ट हो गया। और जो ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, वो हो गया मार्स एक्सप्रेस। और संयुक्त अरब अमीरात जो है उसका UAE का कौन सा, होप हो गया। तो ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ओके। हाल ही में यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के यूक्लिड मिशन को लॉन्च किया गया, ठीक है। ये कौन सा, ये यूक्लिड मिशन। यूक्लिड का जो उद्देश्य क्या है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के ब्रह्मांडीय रहस्यों का अध्ययन करता है, ठीक है। ब्रह्मांड का 3D मैप तैयार करने के लिए तैयार करेगा, ठीक है। यूक्लिड में मिशन क्या करेगा, ब्रह्मांड का 3D मैप तैयार करने में ये हेल्प करेगा, ओके। ब्रह्मांड के वर्तमान प्रचलित मॉडल में 68% ब्रह्मांड को डार्क एनर्जी, 27% को डार्क मैटर और 5% को सामान्य मैटर माना जाता है, ओके। अब आइए आगे, सागर संपर्क की अगर बात की जाए, तो पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय जो है, उसने DGNSS यानी कि स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम सागर संपर्क जो है वो का उद्घाटन किया है, ठीक है। और जो DGNSS है, ये एक स्थल आधारित संवर्धन क्या एक प्रणाली है, जो विश्व के जो दूसरे जो प्रमुख GNSS जो है वो कौन से, जैसे GPS हो गया अमेरिका का, ग्लोनास हो गया रूस का, गैलीलियो को कहाँ का हो गया, यूरोप का हो गया, बेइतो चीन का, और नाविक जो है भारत का। तो यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप इसको अच्छे से याद रखोगे, UPSC पूछ भी चुकी है एक बार सवाल। इसके बाद में देखिए बुध ग्रह पर अरोरा, ठीक है। तो बुध ग्रह के नजदीकी फ्लाईबाय उड़ान के लिए बेपी कोलंबो अंतरिक्षयान ने क्या किया, डेटा कुछ इकट्ठे किए हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बारिश हो रही है और एक्सरे जो है वहाँ पे अरोरा उत्पन्न हो रहे हैं, ओके। तो जो बेपी कोलंबो अंतरिक्षयान जो है वो बुध ग्रह पर किसके द्वारा, यूरोपियन गैस एजेंसी और जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जो है, उनका ये क्या है, संयुक्त मिशन है, ओके। सो माइक्रोसाइट्स परियोजना है, उसकी अगर बात की जाए, तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है उसने क्या किया है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के तहत 100 माइक्रोसाइट्स की इस परियोजना की शुरुआत की है, याद रखोगे, NHA यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में इतना कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है नहीं। चलिए आगे चलिए फिर। RTS वगैरह ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप याद रखोगे कि जो मस्क्विरिस जो है, यह क्या है, एक रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन है, ठीक। आप ये सिर्फ इतना याद रखोगे कि मस्क्विरिक्स जो है वो एक रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन है, ओके, मलेरिया की रोकथाम के लिए। RPV एक प्रकार का रिकॉम्बिनेंट सब यूनिट वैक्सीन है, जो कि एंटीजन में इसमें प्रोटीन का यूज किया जाता है, RNA वगैरह का यूज नहीं किया जाता, RPV में प्रोटीन का यूज किया जाता है, ये भी याद रखो। अब मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाला एक जानलेवा वेक्टर जनित बीमारी है, ठीक है। इसमें मादा नस्लीय जिसका वाहक होता है, लक्षण तेज बुखार, कभी कभी ठंड, फ्लू जैसे लक्षण होंगे। 4 प्रकार का होता है, फेल्सीफेरम विवेक्स ओवेल और मलेरिया, ठीक है। फेल्सीफेरम विवेक्स ओवेल और मलेरिया, फेल्सीफेरम विवेक्स ओवेल और मलेरिया, 4 FVO में, ये 4 तरह के मलेरिया होते हैं, ओके। अब आइए आगे, टीबी के लिए BPAL जो खुराक जो उसमें क्या है कि उपचार की दर जो 85% से अधिक पाई गई है, ठीक है। उपचार की दर जो यानी ठीक होने की जो दर है वो 85% से अधिक पाई गई है इस वाले परीक्षण में,
पीएएल खुराक परीक्षण जो है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। और इसमें इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। एक्सडीआर टीबी एक दुर्लभ प्रकार का जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है जिसमें दवाएं यूज करना काम करना बंद कर देती है। ये आइसोनियाजाइड तथा रिफेम्पिन के प्रति प्रतिरोधी होने के कारण फ्लोरोक्विनोन और 3 इंजेक्शन द्वारा दी जाने दूसरी पंक्तियों की दवा में कम से कम के प्रति प्रतिरोधी होती है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रखोगे कि एक्स्ट्रा टीबी जो एक तरह का क्या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है। जोम्बी ड्रग की अगर बात की जाए तो जोम्बी ड्रग महामारी ने अमेरिका के कुछ भागों राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है। तो इसमें क्या है कि जाइला जीन जो है उसमें सेडेटिव शामक जैसे लक्षण होते हैं। सेवनकर्ता को अत्यधिक नींद आती है, इसे ट्रेक ट्रिंक ड्रॉप और जोम्बी ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये क्या करता है कि जो चेतना जैसी क्षमता है उसको ज्यादा स्टिमुलेट करता है। ये इंजेक्शन लगाने वाली जगहों के पास क्या कि मांस को सड़ा देती है इसमें, ये वाला सीन तो याद रखोगे कि जोम्बी ड्रग जो वो कहाँ से संबंधित, अमेरिका से संबंधित है, इसका याद रखोगे। बाकी कुछ इसमें इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। और ठीक है, नींद वगैरह ज्यादा आती है, याद रखोगे। ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2023 जो है वो फूडोकोपिया के द्वारा इसे जारी किया गया था। ठीक है, और इसमें एक साझा विनियामक मंच जो है वो कौन सा संग्रह, जो रेगुलेटरी जो मंच है वो इसे इसमें लॉन्च किया गया है। ओके। डायरेक्ट मैथनॉल फ्यूल सेल्स की अगर बात की जाए तो जब कोबाल्ट और प्लेटिनम की जो मिश्र धातु को मैग्नीज के साथ मिलाया गया तो डीएमएफसी के में एक प्रभावी उत्प्रेरक के रूप में इसने काम किया था। ठीक है, कौन कौन सा, जब कोबाल्ट और जो मैग्नीज है इन दोनों को की मिश्र धातु को मैग्न कोबाल्ट और प्लेटिनम सॉरी की मिश्र धातु को जब मैग्नीज के साथ मिलाया गया तब यहाँ पे क्या हुआ था कि एक प्रभावी उत्प्रेरक के रूप में इसने काम किया। डीएमएफसी में उच्च ऊर्जा घनत्व है, उच्च दक्षता और कम परिचालन तापमान होता है। ठीक है, ये सब जो भी है। मिहिर भोज के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित है। इनके पिता का नाम राव बद्दर था और 1836 ईस्वी में सिंहासन पर ये आसीन हुए थे और आदि वराह भगवान विष्णु के भक्त की उपाधि इन्होंने धारण की थी। इसके अलावा देखिए अरब व्यापारी जो सुलेमान ने क्या किया था कि अ, मिहिर भोज को महान गुर्जर प्रतिहार सम्राटों में इन्हें बताया है। ये कला और साहित्य के महान संरक्षण थे। कवि राजशेखर को संरक्षण प्रदान किया था, किसने, मिहिर भोज ने। अब आइए कि कनौज ट्रायंगल की अगर बात की जाए तो गुर्जर प्रतिहार यहाँ इस वाले एरिया में थे। ठीक है, प्लस यहाँ पे थे। और इसके अलावा जो राष्ट्रकूट थे वो इस वाले एरिया में, साउथ वाले एरिया में थे। देखिए चंदेल वगैरह मेड के अंतर्गत थे। परमार जो है यहाँ पे राजस्थान सॉरी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के आसपास। चालुक्य दक्षिण साउथ में, पल्लव भी साउथ में, चोल भी साउथ में, चेरा साउथ में, पांड्या साउथ में, वेस्टर्न चालुक्य सब साउथ में थे ये सारे के सारे। ठीक है, तो ऐसे कई बार अगर हमें आइडिया नहीं भी है, तब भी हम कर सकते हैं ना इनको, कि अगर हमें इनकी लोकेशन भी याद हो तो लोकेशन किस किस की याद होनी चाहिए हमको। हमें लोकेशन इनकी याद होनी चाहिए कि चोल, पांड्या, पल्लव, चालुक्य और चेरा ये सारे साउथ में थे। राष्ट्रकूट भी लगभग साउथ में था। परमार लगभग गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फैले हुए थे। गुर्जर प्रतिहात इस वाले एरिया में जहाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात है। कन्नौज उत्तर प्रदेश के अंदर, चंदेल जो है वो यहाँ पे मिड में मध्य प्रदेश में थे। ठीक है, अब आइए आगे। कलहन ने क्या लिखी थी, राजतरंगिणी, जिसमें साम्राज्य का विस्तार उत्तर से कश्मीर तक था। इसका मिहिर भोज की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो प्रमुख जो दूसरे जो राजा है गुर्जर प्रतिहार में, उन्हें देखिए जैसे नागभट्ट हो गया, वत्सराज हो गया, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, महेंद्रपाल, जसपाल वगैरह हो गया। ठीक है, उज्जैन जो वत्सराज की राजधानी थी, कनौज जो उत्तर मिहिर भोज, उसके बाद में आने वाले सभी की राजधानी कौन सी थी, कन्नौज थी। ठीक है, यहाँ पे पुलकेशिन का जो एहोल अभिलेख है वो इस बात की पुष्टि करता है। वेंसंग का यात्रा वृत्तांत और बाणभट्ट का हर्षचित। तो बाणभट्ट ने क्या लिखी थी, हर्षचरित लिखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे राजाओं को परमेश्वर, महाराज जैसी उपाधियां दी जाती थी। बाकी यहाँ इसमें इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, ग्रामों प्रशासन का स्तर स्थानीय स्तर पर किया जाता था। ठीक है, प्रशासन का नियंत्रण जैसे जो भी है। किस राजवंश किस मिहिर बोल किसकी गुर्जर प्रतिहार की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ओशिया राजस्थान में जोधपुर में स्थित है, तो वहाँ महामारू और क्षेत्र में हरिहर मंदिर भी स्थित है। तो ओशिया में इनके उत्कृष्ट कार्य देखे जा सकते हैं। पंचायतन शैली में यहाँ पे मंदिर बनाए गए हैं। ठीक है, अब आगे देखिए रंपा विद्रोह है। रंपा विद्रोह 1922 से 1924 के बीच में हुआ था। इसे मन्य विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसका अर्थ है वन्य क्षेत्र। ठीक है, स्थानीय लोगों द्वारा इसे मन्यम वीरुडू जंगलों का नायक भी
ठीक है। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे बात हो रही है अल्लारी सीताराम राजू की। ठीक है, तो इन्हें जंगलों का नायक भी कहा जाता था। किसे? अल्लारी सीताराम राजू को क्या कहा जाता? जंगलों का राजा भी कहा जाता था। याद रखने वाली बात यहाँ पे रंपा विद्रोह 1922-1924 में हुआ था। ठीक है। और जो हमारे अल्लौरी सीता राम राजू जो है उन्होंने क्या किया था? मद्रास वन अधिनियम 1982 में दमनकारी प्रावधानों के खिलाफ आदिवासियों को संगठित करना शुरू किया था। गोरिल्ला संघर्ष हुआ था। यहाँ पे पुलिस स्टेशनों पर हमले हुए थे। विशाखापट्टनम की चिंतापल्ली पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया था। पहला हमला यहीं पे हुआ था। बाद में लारू अल्लूरी को क्या हुआ कि 7 मई 1924 को फांसी दे दी गई थी। ठीक है। इसके बाद में देखिए अनुभव मंडप। ठीक है, अनुभव मंडप जो है वो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र का नाम जो भारत मंडप रखा गया है। भारत मंडपम के नाम के पीछे भगवान बसवेश्वर 12वीं शताब्दी का जो अनुभव मंडप जो है वो उसकी प्रेरणा से भारत मंडप में इसका नाम रखा गया है। ठीक है। और अनुभव मंडप जो इतिहास की सबसे प्रारंभिक संसदों में से एक थी। ठीक है, याद रखोगे। एक महान योगी प्रभुदेव संसद के अध्यक्ष थे। वहीं भगवान बसवेश्वर प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, याद रखोगे। तो जहाज निर्माण की जो पद्धति है वो कौन सी पद्धति है? टंकाई पद्धति, आप इसे याद रखोगे। और कौन सी मिनिस्ट्री है इसमें? मिनिस्ट्री है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय भारतीय नौसेना के रूप में। जहाज निर्माण की 2000 साल पुरानी इस टेक्निक को फिर से दोबारा से शुरू किया जाएगा, जिसे टंकाई पद्धति के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसमें इस पत्ते से निर्मित जहाज में लचीलेपन और टिकाऊपन में वृद्धि होती है। इस पत्ते में क्या होता है? जहाज का निर्माण किलो के प्रयोग के समय लकड़ी के तख्तों को जोड़कर किया जाता है। ओके। इसके अलावा ओल चिकी लिपि जो है प्रधानमंत्री ने संथाली भाषा से इसका संबंध है। ओल चिकी लिपि का उपयोग करने के लिए संथाल जनजाति के लोगों को हुल दिवस की जो शुभकामनाएं दी। ठीक है। 92वां संविधान संशोधन के माध्यम से संथाली भाषा को भारत के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। बी डी BDSM, अरे यार सॉरी, BDSM। तो जो 92वां संविधान संशोधन है उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिसमें एक भाषा थी संथाल। अब आपको एक्टिव लर्निंग ये करनी है कि तो BD, S और M में S तो संथाली हो गई, बट BD और M कौन सी वाली भाषा है? खैर इसमें आगे लिखा ही हुआ है यार कि बोडो, डोगरी और मैथिली भाषाएं जो है उसमें संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, तो याद रखोगे आप इसको। ओल चिकी लिपि की विकास जो है 1925 में रघुनाथ मुर्मू ने किया था। ओके, संथाली एक मुंडा मुंडा भाषा है। ठीक है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बांग्लादेश, पूर्वी नेपाल और भूटान में ये बोली जाती है। ओके, अब आइए आगे। 1885 में संथाल विद्रोह की शुरुआत की समर्थन में हूल क्रांति दिवस जो है मनाया मनाया जाता है। ठीक है, तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। ओके, याद रखोगे। और इसका नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हा ने। हमारी जो राष्ट्रपति महोदय है वो भी संथाल जनजाति से संबंधित है, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है। और यह विद्रोह झारखंड की राजमहल की पहाड़ियों में दामिनी कुआं क्षेत्र में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। इसके बाद में आगे आ जाइए। अभी बस लास्ट के कुछ पॉइंट है। कोई भाषा जो है उड़ीसा से संबंधित है और इसे 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ठीक है, उड़ीसा के मंत्रिमंडल ने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगी। ठीक है। कोई भाषा द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। किससे संबंधित? द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। ठीक है। कोंद या कंद नामक उड़ीसा की सबसे बड़ी जनजाति के लोगों के द्वारा से बोली जाती है। इस भाषा में उड़िया भाषा लिपि का यूज होता है। ठीक है। संविधान की अनुसूची कौन सी? 8वीं। और उसमें क्या होता है? 22 भाषाएं शामिल है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं शामिल थी? 14 ठीक है। अभी कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 24। 1967 में सिंधी भाषा को कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में, तो याद रखोगे 1967, फिर 1992 में चार, और सॉरी, और इसके बाद में 2003 में। 1967, 1992, 2003 सबसे पहले सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। इसके बाद में कौन कौन सी? KMN। ठीक है, KMN यानी कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 1992 में जोड़ा गया। उसके बाद में BDSM 2023 में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है, संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो भाषा। ठीक है। इसके बाद में देखिए जो समुदाय का संबंध कहाँ से संबंधित है? बताइए। ये जो म्यांमार, भारत और बांग्लादेश में यह जो फैली हुई है। ठीक है। चिन, कुकी, मिजो जनजातीय समूह की सभी जनजातियां। ठीक है, समुदाय में जो कौन कौन शामिल है? ये शामिल है चिन कुकी, एक समुदाय है। इसमें 3 जैसे जनजातियां नर शामिल है, चिन कुकी और मिजो। जो म्यांमार, भारत और बांग्लादेश में फैली हुई, इसको कई उपजातियां भी जैसे चिन कुकी, मिजो, लुसेई, जोमी, पुतई, हमार, रालते, पावी, लाई, मारा, गंगटे और थाडो इसमें शामिल है। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट में ही है सारी, याद रखोगे बस ये। कैर पूजा जो है वो कहाँ पे? त्रिपुरा में मनाया जाने वाला एक त्योहार है, तो याद रखोगे त्रिपुरा। इसके बाद में आज आगे आ जाइए। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना केंद्र क्षेत्र की योजना है, श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा प्रशासित है। क्रियान्वयन इसका LIC और CSR
सीई ऑनलाइन सर्विसेज इंडिया लिमिटेड जो सीएससी एसपीवी के द्वारा इसका जो है वो क्रियान्वयन किया जाता है, ठीक है, याद रखोगे इसमें। और पात्रता मानदंड क्या है कि असंगठित श्रमिक होना चाहिए, 18 से 40 की उम्र होनी चाहिए, मासिक आय 15,000 से कम होनी चाहिए और ईएसआईसी ईपीएफ एनपीएस का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3,000 उसमें न्यूनतम 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह न्यूनतम 3,000 रुपए की सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी, ठीक है। और इसमें बाकी चीजें इतना नहीं है, जानते ही हो आप, ठीक है। अब स्वामी सहजानंद सरस्वती जी जो है इन्होंने बकाशत आंदोलन की क्या किए थी स्थापना शुरुआत की थी बिहार में, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि 1936 अप्रैल 1936 से लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था और भारतीय अखिल भारतीय किसान सभा संघ सभा का जो है गठन किया गया था, इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया, ठीक है। अब आइए आगे। चंद्रशेखर आजाद है 1928 में एचएसआरए ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एचएसआरए का पहला नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था जो 1924 में गठित हुआ। तो यानी एचआरए 1924 में हुआ था, एचएसआरए 1928 में हुआ था, 4 साल का डिफरेंस था। चंद्रशेखर आजाद ने 1925 की प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन हत्याकांड ट्रेन डकैती में इनका रोल था। वायसराय की ट्रेन को बम से उड़ाने का प्रयास 1926 में, और जेपी सैंडर्स को गोली मारना 1928 में लाहौर में, तो लाला लाजपत के हत्या के बदले में, तो उनमें भी इनका अहम रोल था, ओके। अब आइए आगे। अरुणा असफ अली जी जो है इन्होंने 1930 में नमक सत्याग्रह में भाग लिया था और इन्हें क्या कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम की ग्रेट ओल्ड लेडी के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में गवालिया टैंक मैदान में भारत यह ध्वज फहराने के लिए इन्हें जाना जाता है। इन्होंने भारतीय ध्वज फहराया था कहाँ पे, ग्वालियर टैंक मैदान में। इसके बाद महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने में और तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए इन्होंने काम किए थे। वीकली और समाचार पत्र, साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी, वीकली, और समाचार पत्र के साथ पेटेंट इन्होंने शुरू किया था, ठीक है। और दिल्ली की निर्वाचित पहली निर्वाचित मेयर भी बनी थी अरुणा आसफ अली जी, ठीक है। इसके बाद में देखिए कुछ चर्चित चर्चित स्थल है उनको देख लेते हैं। तो पार्क का चिक ग्लेशियर लद्दाख में है, गुजरात। और यहाँ पे क्या है कि बर्फ के तेजी से पिघलने से क्या है कि लद्दाख के पारकाचिक ग्लेशियर में अलग अलग आकार की 3 झीलें बनने की संभावना है। गुजरात का कच्छ जिला है जहाँ पे खादिर बेट और बेला क्षेत्र है, यहाँ पे हाल ही में एक नई झाड़ी की खोज की जिसको हमने ऊपर पढ़ा है। कांच पठार महाराष्ट्र के अंतर्गत है, हम्पी है वो भी कर्नाटक के अंदर है। G20 कल्चर ग्रुप की तीसरी जो बैठक है वो कहाँ हुई थी, हम्पी में हुई थी, ठीक है। इसके बाद में पोरपनई कोटाई जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पे संगम युग के सोने का स्टड हड्डी से बना कुछ नुकीला औजार और कोर्नेलियन मन का प्राप्त हुआ है, कहाँ पे, पोरपने कोटाई में। इसके बाद में देखिए पोंग तसो जो झील है वो लद्दाख के अंदर स्थित है, आपको पता ही है। ढाल क्रेटर वो कहाँ पे, मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे यूरिलाइट नामक उल्कापिंड से इसका निर्माण हुआ है। सॉरी, बात का जो ढाल क्रेटर का जो निर्माण, हाँ, यूरिलाइट नामक तो जो ढाला कैरेक्टर जो है ना, सॉरी, ढाला कैरेक्टर किससे, यूरिलाइट नामक उल्कापिंड से बना है। पलामू टाइगर रिजर्व जो झारखंड में स्थित है। अमरावती जो है पीएम टेक्सटाइल जो पार्क योजना है वो कहाँ पे शुरू की गई है, अमरावती से शुरू की गई है। रुद्रागिरी जो पहाड़ी है गुंटूर यानी कि कहाँ है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे सेल कलाकृतियों का संरक्षण प्राप्त हुआ है। इसके बाद में देखिए कि दुनिया में कौन कौन से वैश्विक स्थल जो है वो चर्चा में थे। तो सबसे पहले देखिए आइसलैंड, आइसलैंड ये रहा है यहाँ पे। तो इसमें यहाँ पे अभी आपने पढ़ा 24 घंटे में 2200 भूकंप के झटके आए थे। इसके बाद में देखिए किसको, पनामा यहाँ पे भारत और पनामा के बीच चुनावी सहयोग पर एक समझौता हुआ है। इसके बाद में देखिए पेरू, पेरू में क्या है, उबिनास ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, उबिनास ज्वालामुखी हुआ है, का विस्फोट हुआ है। कहाँ पे, उबिनास ज्वालामुखी पेरू के अंदर स्थित है। अर्जेंटीना की अगर बात की जाए तो अर्जेंटीना हेलीकॉप्टर खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए, किसने, अर्जेंटीना ने। तो क्वेश्चन है हाल ही में किसने ऐसे हस्ताक्षर किए हेलीकॉप्टर को लेकर के, तो अर्जेंटीना देश ने। इसके बाद में देखिए ओर्के जो द्वीप है वो ओर्के द्वीप स्मॉल यूनाइटेड किंगडम से अलग होने की अपनी मंशा जाहिर की है, तो ये यहाँ पर स्थित है। इसके बाद में देखिए ग्रीस के द्वीप रोड्स एंड कॉर्फू वनाग्नि का सामना कर रहे हैं, यहाँ पे वनों में आग लगी हुई है। नाइजीरिया में फूड सिक्योरिटी को लेकर के इमरजेंसी की स्थिति घोषित कर दी है। और चाड जो है पश्चिम और मध्य अफ्रीका में सबसे ज्यादा शरणार्थियों को आश्रय देने वाला देश बन गया, ठीक है, चाड ये रहा। इसके बाद में मोजाम्बिक जो है में काबो डेलगाडो गैस फील्ड स्थित है, काबो डेलगाडो गैस फील्ड स्थित है। और इसने क्या किया है कि ऊर्जा कंपनी ओएनजीसी, पीसीएल और इंडियन ऑयल लिमिटेड जो है 30% इसमें हिस्सेदारी फिर से शुरू करने की इसमें उम्मीद है, ठीक है। इसके बाद में काला सागर जो है उसने काला सागर अनाज समझौते पर अपनी भागीदारी खत्म कर ली है। सूडान, खार्तूम। तो खार्तूम कहाँ पे है, सूडान में, कि सभी इसमें भीषण संघर्ष शुरू हो गया है, तो याद रखो खार्तूम का है, सूडान में। तंजानिया,
मतलब देश के बाहर आईआईटी का जो पहला परिसर स्थापित किया वो तंजानिया में, दूसरा कहाँ पे किया गया है, यूएई में। ठीक है, इसके बाद में देखिए आप, जापान सागर, चीन और रूस जापान सागर में संयुक्त हवाई और समुद्री अभ्यास कॉन्स्टेंटिनोल नॉर्दर्न इंटरेक्शन 2023 आरंभ करेंगे। बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई, थाईलैंड के अंतर्गत हुई थी। फिलीपींस जो है वो टाइफून ने फिलीपींस टाइफून डोक्सुसरी ने फिलीपींस में अपनी तबाही मचाई, और सोलोमन द्वीप जो है वो यहाँ पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। चीन और सोलोमन द्वीप समूह ने कूटनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किया, और कोकोस जो द्वीप है वो भारतीय नौसेना की विमान ने यहाँ पे कोकोस द्वीप समूह का दौरा किया। तो इस ये विश्व में सुर्खी में रहने वाले कुछ प्लेसेस थे वो हमने देख लिए। देखिए मैंने पूरी पूरी कोशिश की है कि जुलाई महीने की जो करंट अफेयर है वो अच्छे से हो जाए, अच्छे से हुई भी है। इसमें थोड़ी सी पीडीएफ आगे पीछे हो गई थी, पर इसके बाद में मैंने ध्यान से देखा इसको, तो फिर मुझे समझ आया कि चलो ये गड़बड़ हो गई इसमें, लेकिन गड़बड़ इतनी भी नहीं, ठीक है वैसे तो। बट आगे आगे के जितने भी महीनों की जितने भी करंट अफेयर की जो मैगजीन मैंने पीडीएफ अलग से बनाई है, वो सारी की सारी जो क्या है आपकी, उसमें अच्छे से वो पीडीएफ बनाई गई है, आपको अच्छे से सारी चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। इस वीडियो को आप कम से कम 2x पे तो ना देख करके आप इसको 1.5x पे देखना, ज़्यादा इजी रहेगा, मजा आएगा आपको और अच्छे से सारे याद हो जाएंगे। आप इसको देख लो, जो वीडियो है इस पीडीएफ को पढ़ लो, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, बाकी सब मेंस का है, प्री वाला तो यही सारा मामला है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।